अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हर हरकियात यानी थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर का अपना चौथा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आइए देखिए, पहला जो सवाल हमको कवर करना है वो यही है कि हर हरकियात का पहला कानून क्या है और उसकी वजाहत कीजिए। ओके, हर हरकियात का पहला कानून यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप याद रखिए, सबसे पहले तो एक जो हकीकत है पहले आप उसको एक समझ लो कि हर हरकियात का पहला कानून दर हकीकत कोई नया कानून नहीं है, बल्कि ये वही कानून है जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। यानी जिसको हमने कई मर्तबा तवानाई की बका के कानून की शक्ल में पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूप में हम जिसको जानते हैं, वही चीज़ को थर्मोडायनामिक्स के अंदर पहला कानून कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके जहन में जो चीज़ होना चाहिए वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सवाल ये आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर उर्दू में जिसे हम कहते हैं तवानाई की बका का कानून, आखिर ये क्या चीज़ है? तो आप देखिए, आपको सबको पता है, इसका बयान कुछ इस तरह से हो सकता है कि तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही फना की जा सकती है, लेकिन तवानाई को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट अभी आपके सामने मैंने बताया हूँ, इसे तवानाई की बका का कानून या इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, और यही चीज़ को हम हर हरकियात का पहला कानून भी कहेंगे। ओके, अब हर हरकियात का जो पहला कानून है वो बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है, तो अब आइए हम देखते हैं कि उसका रियल में बयान क्या है। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है रेड कलर के अंदर, ये हर हरकियात का पहला कानून है। ओके, इसका बयान कुछ इस तरह से होगा। जब किसी हर हरकियाती निज़ाम को तपिश यानी हीट या हरारत दी जाती है, तब उसमें दो किस्म की तब्दीलियां पैदा होती हैं। नंबर वन, उस निज़ाम की अंदरूनी तवानाई बढ़ने लगती है, मतलब उस निज़ाम की अंदरूनी तवानाई में इजाफा होने लगता है। और नंबर टू, उस निज़ाम के ज़रिए कुछ तो भी बैरूनी काम वाक़ होता है। ओके, तो अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो बयान अभी मैंने आपके सामने सुनाया हूँ, इसे हम कहते हैं हर हरकियात का पहला कानून। और ये बुनियादी तौर पर बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे है, तो आप देखो, हमने एक हरकियाती निज़ाम लिए, उस हरकियाती निज़ाम को हमने एक एनर्जी दी है। जो एनर्जी हमने दी है एक्चुअली वो तपिश है, मतलब हरारत है। तो जब हम उसको तपिश देंगे तो उस तपिश की वजह से दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले उस निज़ाम की अंदरूनी तवानाई बढ़ेगी। अंदरूनी तवानाई, इंटरनल एनर्जी, मतलब उसमें पाए जाने वाले सालमात की तवानाई बिल हरकत। तो आप देखो, आपने उसको तपिश की तवानाई दी है और वो तवानाई तब्दील हो गई है काय में, सालमात की तवानाई बिल हरकत में, जिसको हम लोग अंदरूनी तवानाई कहते हैं। तो ये पहली चीज़ हो गई। इसी तरीके से और एक चीज़ हुई कि इस निज़ाम के ज़रिए कुछ तो भी बैरूनी काम भी हुआ। आप याद रखिए, बैरूनी काम का मतलब होता है एक्सपांशन, फैलाव। यानी वो जो जिस निज़ाम की आप बात कर रहे हो, अगर वो मान लो कोई मिसाली गैस है, आइडियल गैस अगर है, जब आप उसको तपिश दोगे, हरारती तवानाई जब आप उसको दोगे, तो वो फैलेगी और वो बैरूनी काम करेगी। तो बैरूनी काम जो है वो भी तो तवानाई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने तपिश की तवानाई किसी निज़ाम को दिए और उस निज़ाम ने उस तवानाई को यूटिलाइज़ किया, उसको इस्तेमाल किया दो अलग अलग चीज़ों के लिए। नंबर वन, अंदरूनी तवानाई में इजाफे के लिए, और नंबर टू, बैरूनी काम के लिए। इसीलिए हम ये कहेंगे कि एक्चुअली ये जो जो कुछ भी हमने अभी बयान किए, ये बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक तवानाई की तब्दीली है दूसरी किस्म की तवानाइयों में। ओके, यानी तवानाई की एक शक्ल तवानाई की दूसरी शक्लों के अंदर तब्दील हो रही है। इसीलिए हम इस कानून को बुनियादी तौर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। ये हमारा हर हरकियात का पहला कानून है। ओके, अब अगर इसको अलामतों में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आप देखो, यहाँ पर Q का मतलब है वो तपिश, वो हरारत या हीट एनर्जी जो हमने किसी निज़ाम को दिए। U जो है
वो अंदरूनी तवानाई की अलामत है, यानी उस निज़ाम के अंदर जो अंदरूनी तवानाई होगी उसको हम यू से ज़ाहिर करेंगे। और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो उस निज़ाम के ज़रिए होने वाला बैरूनी काम है। बैरूनी काम आम तौर पर उस गैस के फैलने की वजह से होता है। ओके, तो ये हो गया इसका एक तरीका। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं और वो तरीका कुछ ऐसा होगा। आप देखो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर फिर से वही बात है कि Q का मतलब है दी जाने वाली, यानी निज़ाम को दी जाने वाली हरारत। इस मर्तबा डेल्टा U का मतलब रहेगा अंदरूनी तवानाई में तब्दीली। ओके, प्लस W यहाँ पर किया गया काम है। यहाँ पर आप देखोगे डेल्टा जो है वो U के साथ लगा हुआ है। पहले वाले केस के अंदर वो W के साथ में था, यानी हम वहाँ पर हजम की तब्दीली को या काम की तब्दीली को हम देख रहे थे। यहाँ पर हम अंदरूनी तवानाई की तब्दीली देखेंगे और साथ में काम जो है उसको एक मुस्तकिल एनर्जी के तौर पर हम उसको लेंगे। ओके, तो ये है स्टेटमेंट हर हरकियात के पहले कानून का। आइए अब हम इसको इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो वजाहत है वो देखते हैं। जो इस वक्त आप इस फिगर में जो चीज़ आप देख रहे हो, आप देखो इस फिगर में आपको एक इस्तावाना दिखाया गया है। इस इस्तावाने में एक गैस है। हम यहाँ फ़र्ज़ करके चलेंगे कि वो जो गैस है वो एक आइडियल गैस है। ओके, और इस गैस को इस इस्तावाने पे रखने के लिए, मतलब उसको कैद रखने के लिए या उसको इसमें बरकरार रखने के लिए हम एक पिस्टन इसके ऊपर लगा देंगे। ओके, उर्दू में पिस्टन जो है उसको फिशारा कहते हैं। तो जो आप यहाँ पर ब्लैक कलर में जो चीज़ आप देख रहे हो ढक्कन के जैसी चीज़, मतलब यहाँ पे ये जो चीज़ है तो ये एक्चुअली फिशारा है, मतलब ये एक पिस्टन है। और इस पिस्टन के बारे में हम दो बातें फ़र्ज़ करेंगे। पहली बात ये है कि ये पिस्टन जो है ये वेटलेस है, मतलब बेवज़न है, यानी हम ये मान के चलेंगे कि इसका कोई वज़न नहीं है। ओके, और दूसरी हम ये भी एक चीज़ फ़र्ज़ करेंगे कि ये बेरगड़ है, मतलब ये फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस का मतलब ये है कि इस तवाने में और इस पिस्टन के दरमियान किसी भी तरह की कोई रगड़ नहीं है। ओके, बग़ैर किसी रगड़ के ये पिस्टन अंदर बाहर जो है वो हरकत कर सकता है। ओके, अब आप देखिए, हम ये मान कर चलेंगे कि ये पिस्टन पहले इस मकाम पर था जो कि हमने डैश वाली लाइन से दिखाया है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि डैश वाली लाइन के नीचे जो गैस है वो उस गैस की इब्तिदाई हालत है, और अगर वो इब्तिदाई हालत है तो फिर उस वक्त का जो हजम होगा हम उसको इब्तिदाई हजम कहेंगे। ओके, मतलब इनिशियल वॉल्यूम। तो उस गैस का, उस आइडियल गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V1 है। अब सपोज करो आप कि इस गैस को हम Q तपिश देते हैं। यहाँ पर Q तपिश का मतलब है Q हीट एनर्जी, यानी हम उसको गर्म कर रहे हैं। इस एक तरह से आप ऐसा समझो, ये रेड कलर में जो आप देख रहे हो, तो रेड कलर में ये जो आपको एरो जैसी चीज़ जो नज़र आ रही है, तो आप ऐसा समझो कि यहाँ पर कोई बर्नर है और आपने उसमें एक आग लगाई हुई है और उस आग के ज़रिए आप तपीश जो है वो इस गैस को दे रहे हो। तो जब आप इस गैस को हरारती तवा नहीं देंगे तो आप देखिए कि इस गैस में दो किस्म की तब्दीलियाँ आपको नज़र आएंगी। सबसे पहली तब्दीली आपको ये नज़र आएगी कि जो गैस जो तपिश आपने उसको दिए, उस तपिश का कुछ हिस्सा जो है वो इस गैस के दर्जे हरारत में इजाफे में इस्तेमाल होगा। मतलब ये गैस गर्म होना शुरू हो जाएगी। आप देखिए, बिल्कुल कॉमन सेंस, एकदम बिल्कुल आम फहम किस्म की बात है। जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो गर्म होती है। तो जब आप इस गैस को हरारती तवा नहीं देंगे, मतलब जब आप उसको गर्म करोगे तो डेफिनेटली वो गर्म होगी और उसका दर्जे हरारत बढ़ेगा। दर्जे हरारत के बढ़ने को ही हम कहते हैं कि उसकी अंदरूनी तवानाई में इजाफा हो रहा है। ओके, मतलब ये कि जब आप इस गैस को तपिश देंगे, हरारती तवानाई देंगे, तो पहला काम जो उसके अंदर होगा वो ये है कि उस गैस का दर्जे हरारत बढ़ेगा, मतलब उसके अंदरूनी तवानाई में इजाफा होगा। ओके, अब दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो गैस है ये गर्म होकर फैलना शुरू करेगी, इसमें एक्सपांशन भी होगा। अगर ये गैस फैलती है तो ये इसके फैलाव को, वो जो फिशारा है, वो जो पिस्टन लगा हुआ है, वो इस फैलाव को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन लेस है, वो वेटलेस है। तो हमको वो फौरन ऐसे ऊपर जाते हुए नज़र आएगा। ओके, मान लो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पर वहाँ पहुँच गया है जहाँ अभी नज़र आ रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि उस फिशारे की मौजूदा जो पोजीशन है उसके नीचे जो गैस है, उस गैस का जो हजम V2 है वो उसका इंतहाई हजम है, वो उसका फाइनल वॉल्यूम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी गैस को गर्म करते हैं तो उसके हजम में इजाफा होता है। पहले उसका हजम V1 होता है, बाद में फैल कर उसका हजम जो है वो V2 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस गैस ने यहाँ पर कुछ तो भी काम किया है। ओके, कुछ तो भी बैरूनी काम किया है। यानी पिस्टन के ऊपर उठने को हम ये कहेंगे कि गैस के ज़रिए यहाँ पर उस पिस्टन पर कुछ काम किया गया है। ओके, तो क्लियर हो जाता है इस तजुर्बे से, एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जब आप उसको क्यू हरारती तवानाई देंगे तो उसके दर्जे हरारत में इजाफा होगा, यानी अंदरूनी तवानाई बढ़ेगी, और उसके हजम में इजाफा होगा, मतलब उसके ज़रिए किया गया कुछ तो भी बैरूनी काम होगा। ओके, और अगर हम इन दो बातों को मिक्स करें, यानी ये पूरी जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाया, इस कहानी में अगर हम एक फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो हमको फार्मूला मिलेगा कि हीट एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस। ओके, यानी हीट एनर्जी जो सप्लाई की है हमने, जो हरारती तवानाई या तपीश जो हमने निज़ाम को दिए, उसके ज़रिए पहला काम हुआ कि उसके अंदरूनी तवानाई में इजाफा हुआ, प्लस उसके बैरूनी काम उसके ज़रिए बैरूनी काम हुआ। ओके, तो ये था मामला इस तजुर्बे का। अब अगर इसको हम अलामतों में ज़ाहिर करें तो हम इसको लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पर आप देखो, डेल्टा यू का मतलब है अंदरूनी तवानाई में तब्दीली, और डेल्टा डब्ल्यू का मतलब है बैरूनी काम में तब्दीली, या बैरूनी काम के ज़रिए जो हजम में तब्दीली हो रही है, हम उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ये हो गया हरकियात के पहले कानून का। समझ लो कि एक तरह का ये उसकी मसावात, या ये उसकी एक उसका अलामती इजहार हो गया। ओके, तो ये फार्मूला आप याद रखिए, Q इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर आपको अंदरूनी तवानाई में तब्दीली नहीं दिखाना है तो आप सिर्फ U लिख सकते हैं, और अगर आपको काम में तब्दीली नहीं दिखाना है तो आप डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर W ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर एक और पॉइंट जो है उसको नोट करते हैं। आप देखिए, जैसा कि अभी हमने देखा कि जब हमने उस गैस को गर्म किया तो वो फैलने शुरू हुई, और उसने फिशारे को, यानी उस पिस्टन को ऊपर उठाना शुरू किया। तो ऊपर उठाने का मतलब ये है कि उस गैस के ज़रिए कोई तो भी एक कुव्वत होगी, उस कुव्वत की वजह से ही वो पिस्टन ऊपर उठा है। ओके, तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं कि वो जो कुव्वत है वो कुव्वत F है। ओके, और अगर मान लो उस फिशारे का या उस पिस्टन का रकबा अगर A है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस पिस्टन पर अमल करने वाला जो दबाव है, यानी गैस के ज़रिए अमल करने वाला जो दबाव है, वो होगा P इज़ इक्वल टू F अपॉन A। आप याद रखो, दबाव की जो तारीफ़ है वो होती है इकाई रकबे पर अमल करने वाली कुव्वत, या कुव्वत और रकबे का तनासुब जो है वो दबाव कहलाता है। इसलिए हम दबाव का फॉर्मूला क्या लेंगे, कुव्वत बटे रकबा, यानी P इज़ इक्वल टू F अपॉन A। अब आप A को उधर शिफ्ट कर दो तो आपको फॉर्मूला मिलेगा F इज़ इक्वल टू P इंटू A। मतलब यहाँ पर हमने उस कुव्वत का फॉर्मूला मालूम कर लिए जो कुव्वत गैस के सालमात ने सर्व किए हैं पिस्टन के ऊपर। ओके, यानी ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है अभी, बेसिकली ये फार्मूला उस कुव्वत का है जो गैस के सालमात ने पिस्टन पर अमल किया। ओके, अब आप एक काम कर कीजिए, फ़र्ज़ करते हैं कि उस गैस के जो सालमात हैं उनके ज़रिए जब पिस्टन ऊपर उठना शुरू हुआ तो उसके ज़रिए ऊपर जो उसका जो हटाव या जो डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ, मान लो कि वो dx है। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट या हटाव dx है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि उस पिस्टन के ऊपर या उस गैस के ज़रिए किया गया जो काम है वो काम कुछ इस तरह से होगा, काम इज़ इक्वल टू कुव्वत ज़रब हटाव। और अगर हम इसको अलामतों में लिखें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम f की कीमत ला सकते हैं। f की कीमत जैसा अभी हमने देखा वो है p इंटू ए, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटू डी एक्स। अब आप थोड़ा सा इस क्वांटिटी पे गौर करो, ये जो क्वांटिटी आपके सामने दिख रही है a इंटू डी एक्स, ए का मतलब है रकबा और डी एक्स का मतलब है हटाव। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर आप किसी मकब नुमा जिस्म
यानी ठोस जिस्म, मकबनुमा जो ठोस जिस्म होता है जिसकी लंबाई l हो, चौड़ाई b हो और ऊंचाई h हो, तो अगर हम उसके हजम का फॉर्मूला बनाना चाहें तो उस मकबनुमा जिस्म का हजम होता है l इंटू बी इंटू एच। लेकिन ये जो l इंटू बी इंटू एच जो है, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जो है, इसको हम हजम कहते हैं। अब आप गौर करो कि ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको सुनाया, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, इसमें से लंबाई ज़रब चौड़ाई जो है वो रकबा है। इसका मतलब हजम के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये बनेगा कि रकबा और ऊंचाई का हासिल ज़रब। ओके, रकबा और ऊंचाई का हासिल ज़रब जो है वो हजम होगा। यहाँ पर रकबा ए है और ऊंचाई डी एक्स है, इसका मतलब ए ज़रब डी एक्स जो है वो यकीनन हजम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ए इंटू डी एक्स की जगह पर उस गैस के ज़रिए जो फैलने वाला हजम है हम वो ले सकते हैं डी वी। ओके, डी वी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने हजम हटाओ जो है वो डी एक्स लिया हुआ है, इसलिए हम हजम को डी वी लेंगे। तो इसका मतलब ए इंटू डी एक्स की जगह पर डी वी ले लो। जब आप ये चीज़ ऊपर के फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको मिलेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी। ओके, याद रखिए डी डब्ल्यू का मतलब है बहुत छोटा सा काम, पी का मतलब है अमल करने वाला दबाव, और डी वी का मतलब है होने वाला बहुत छोटा सा इजाफा, यानी हजम में होने वाला छोटा सा इजाफा। ओके, चलिए अब इसके दोनों तरफेन को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी इंटू डी वी। अब आप देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो हजम है, क्योंकि हमने उस फिगर में देखा था कि उसका उस गैस का इब्तदाई हजम V1 था और इंतहाई हजम हजम जो है वो V2 था। इसका मतलब हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगा सकते हैं। यहाँ पर लोअर लिमिट जो है वो V1 होगी और अपर लिमिट जो है वो V2 होगी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से बन गई, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2 P इंटू डी वी। ओके, अब आप P क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू P इंटीग्रेशन V1 टू V2 इंटू डी वी। लेकिन इंटीग्रेशन डी वी का आंसर तो V होगा, और फिर जब हम V की जगह पर लिमिट्स रखेंगे तो पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, तो फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट V2 माइनस V1। याद रखो V2 का मतलब है फाइनल वॉल्यूम और V1 का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम, यानी इब्तदाई हजम V1 है और इंतहाई हजम V2 है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया काम का। तो ये आप याद रखिए कि जब किसी गैस को हीट एनर्जी देते हैं और उसकी हीट एनर्जी की वजह से अगर वो फैलती है तो उस फैलाव के ज़रिए, उस फैलने के ज़रिए यानी हजम के बढ़ने की वजह से जो काम है वो फॉर्मूला हमेशा ये होगा, W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी या P इंटू V2 माइनस V1। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया किए गए काम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम W की ये कीमत ऊपर के फॉर्मूले में अगर रख देते हैं, ऊपर का फॉर्मूला मतलब ये वाला फॉर्मूला, तो हमको फॉर्मूला कुछ इस तरह से मिलेगा, Q इज इक्वल टू यू प्लस ये जो डेल्टा W है इसकी जगह पर हम ले सकते हैं P इन ब्रैकेट V2 माइनस V1। ओके, तो ये हमारा हरकियात का पहला कानून होगा। ओके, चलिए अब इसी कानून से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला जो नोट हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है अंदरूनी तवानाई और काम का दरमियानी ताल्लुक, यानी रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। यानी अब हमको ये देखना है कि अंदरूनी तवानाई में और बैरूनी काम के दरमियान आपस में क्या ताल्लुक, क्या रिश्ता हो सकता है। ओके, तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि मान लो हमने किसी निज़ाम को हरारती तवानाई यानी तपिश दिए और उस तपिश के ज़रिए उसके अंदर बैरूनी काम जो है वाक़े नहीं हुआ, मान लो ऐसा। ओके, फ़र्ज़ कर रहे हैं हम लोग इस पहले पॉइंट को समझने के लिए कि आपने किसी निज़ाम को हरारती तवानाई दी है लेकिन उसके ज़रिए कोई बैरूनी काम नहीं हुआ। अगर बैरूनी काम नहीं हुआ तो हम ये बोलेंगे कि डेल्टा W ज़ीरो है। ओके, और अब आप इमेजिन करो, अगर आप इस जगह पर ये फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप डेल्टा W यानी काम को अगर आप ज़ीरो लेते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ज़ीरो। प्लस ज़ीरो का कोई मतलब है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस सूरत में Q इज इक्वल टू डेल्टा U होगा या डेल्टा U इज इक्वल टू Q होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदरूनी तवानाई जो है वो दी गई मुकम्मल तपिश के बराबर होगी। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर ऐसी बात है, अगर दी जाने वाली तपिश
पूरी की पूरी अंदरूनी तवानाई है तो डेफिनेटली ये अंदरूनी तवानाई पॉजिटिव होगी। ओके, इस तवानाई को हमको पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मिकदार में हमको मिलेगी, यानी यहाँ पर हमारी जो अंदरूनी तवानाई है उसका इजाफा पॉजिटिव रूप में होगा। ओके, ये हो गया मामला, यानी उस वक्त का जबकि हमने तपिश दिए लेकिन बैरूनी काम नहीं हुआ। ओके, अब हम एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसके बरक्स, इसका बिल्कुल मुखालिफत में हम ये मान के चलते हैं कि मान लो कि हमने किसी निज़ाम को तपिश दिए ही नहीं। ओके, एक निज़ाम आप ऐसा इमेजिन करो जिसको, एक ऐसा हरकियाती निज़ाम, एक ऐसी सिस्टम आप इमेजिन करो जिसको हमने हरारती तवानाई मतलब तपिश नहीं दिए। जब आप उसको हीट एनर्जी दोगे ही नहीं। ओके, लेकिन आप ऐसा इमेजिन करो कि उस निज़ाम में, उस थर्मोडायनामिकल सिस्टम के अंदर जो भी इंटरनल एनर्जी है, जो भी उसकी अंदरूनी तवानाई है, उसके ज़रिए मान लो कि काम वाक़ हो रहा है। यानी काम जो हुआ वो काय की वजह से हुआ, बाहर की तपिश से नहीं हुआ। जो एनर्जी सप्लाई करे उसकी वजह से नहीं, एनर्जी तो सप्लाई ही नहीं करे, ऐसा मान के चल रहे हम लोग। ओके, लेकिन फिर भी जो अंदरूनी तवानाई उसके ज़रिए मान लो कि काम हो रहा है, तो होगा ये कि उस निज़ाम की जो अंदरूनी तवानाई है उसके ज़रिए वो गैस फैलने लगेगी। और अगर उस गैस का फैलाव अगर होता है, अगर उसके ज़रिए बैरूनी काम होने लगता है, तो एक ख़ास बात यह होगी कि जितनी अंदरूनी तवानाई को आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा काम होगा। तो और काम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अंदरूनी तवानाई कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अंदरूनी तवानाई का बैरूनी काम के साथ रिश्ता माकूस तनासुब वाला है, या माकूस नोयत वाला है, या एक दूसरे के ये लोग मनाफी हैं। ओके, मतलब अंदरूनी तवानाई और बैरूनी काम दोनों एक दूसरे के निगेटिव हैं। कैसे निगेटिव है? जब आप अंदरूनी तवानाई को कम करोगे तो बैरूनी काम बढ़ेगा, और अगर आप अंदरूनी तवानाई को कम करते हैं, मतलब अंदरूनी तवानाई को अगर आप बढ़ाते हैं तो बैरूनी काम कम होगा। मतलब इंटरनल एनर्जी अगर कम होगी तो एक्सटर्नल वर्क बढ़ेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मनाफी हैं, एक दूसरे के निगेटिव हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर बैरूनी काम मुस्बित हुआ तो अंदरूनी तवानाई मनफी होगी, और अगर अंदरूनी तवानाई मुस्बित लेते हैं तो बैरूनी काम मनफी होगा। यहाँ पर ये जुमला रिपीट हो गया है, आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि अगर बैरूनी काम मुस्बित हो तो अंदरूनी तवानाई मनफी होगी, और अगर अंदरूनी, हाँ बिल्कुल सही है, और अगर अंदरूनी तवानाई मुस्बित होती है तो बैरूनी काम मनफी होगा, यानी एक दूसरे के ये मनाफी होंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये माइनस साइन जो है ये बता रही है कि अंदरूनी तवानाई और काम एक दूसरे के मनाफी हैं, एक दूसरे के मुखालिफत में हैं, एक दूसरे के निगेटिव हैं। ओके, अब अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पर हरकियात का जो पहला कानून है हम उसको भी एक अलग अंदाज में बयान कर सकते हैं, और वो अलग अंदाज कुछ इस तरह से होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। और अगर आपने माइनस डब्ल्यू को इधर ला लिए तो क्यू के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये वही स्टेटमेंट है जो मैंने शुरू में आपको बताया था, यानी हरकियात का पहला जो कानून है वो बेसिकली यही है। अब आप एक चीज़ देखो कि इस कानून के अंदर तीन चीज़ें बार बार आ रही हैं। एक है क्यू, यानी तपिश दी जाने वाली एनर्जी, सप्लाइड हीट, डेल्टा यू ना अंदरूनी तवानाई इंटरनल एनर्जी, और डब्ल्यू यानी किया गया काम। तो ये तीनों लोग जो हैं, यानी क्यू, डेल्टा यू और डब्ल्यू, ये तीनों लोग जो हैं इनकी कीमतें पॉजिटिव भी हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं, और सिफर भी हो सकती हैं। ओके, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं, और सिफर भी हो सकती हैं। तो ये कैसे होगा? तो आइए इसी को हम यहाँ पर इस जगह पर हम देखते हैं पहले कि मान लो अंदरूनी तवानाई हमको पॉजिटिव लेना है। ओके, यानी हम अंदरूनी तवानाई को मुस्बित लेंगे। कब होगी, यानी ये मुस्बित कब होगी, इस चीज़ को हम अब देखने वाले हैं। तो अब आप देखिए, आपके सामने एक निज़ाम नज़र आ रहा है। इस निज़ाम को हमने 200 जूल एनर्जी जो है वो सप्लाई किए, और सपोज़ करो कि इस सिस्टम ने, इस निज़ाम ने 100 जूल वर्क किया, यानी इस 200 जूल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, उसको जज्ब करके उसने जो काम किया, उसने जो एक्सटर्नल वर्क डन किया वो 100 जूल है। तो डेफिनेटली अब आप
अंदरूनी तवानाई का जब फॉर्मूला लिखोगे, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जब आप यूज़ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब आप देखो क्यू की कीमत है 200 और डब्ल्यू की कीमत है 100, तो 200 माइनस 100 मतलब प्लस 100, तो इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस 100 जूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो अंदरूनी तवानाई है उसका जो इजाफा है वो पॉजिटिव हो रहा है, तवानाई यहाँ पे बढ़ रही है। आइए अब हम दूसरा केस देखते हैं जिसमें अंदरूनी तवानाई को हमको मनफी बताना है, यानी मनफी कब, अंदरूनी तवानाई कब मनफी होगी। तो देखिए उसके लिए हम यहाँ पर ये इस तरह का एक निज़ाम ले लेते हैं। अब आप देखो ये एक ऐसा हरहरकियाती निज़ाम है जिसको -200 जूल हरारती तवानाई दी गई। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हरारती तवानाई या तपिश निगेटिव दे रहे हैं। एक्चुअली ये बोलने का एक तरीका है, हकीकत यह है कि हमने यहाँ पर निज़ाम में से हरारती तवानाई निकाले, यानी हम ये मान रहे हैं प्रैक्टिकली या अमली तौर पर हम ये कहेंगे कि इस निज़ाम में से 200 जूल हीट एनर्जी को निकाला गया। जब आप इसमें से 200 हीट एनर्जी को निकालोगे और इसके निकालने के दौरान अगर किया गया जो एक्सटर्नल वर्क डन है, मान लो कि वो -100 जूल है। अब एक्सटर्नल वर्क डन अगर -100 जूल है, इस बात का मतलब यह है कि वो जो गैस है वो फैल नहीं रही है बल्कि उसका हजम वो कम हो रही है, वो सिकुड़ रही है। ओके, तो जब आप उस निज़ाम में से हरारती तवानाई निकालेंगे तो उसका जो वर्क डन है वो निगेटिव आएगा। ओके, अब आप इस सूरत में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला याद करो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू है -200, इसके बाद आएगा माइनस और डब्ल्यू की वैल्यू है -100, तो वो हो जाएगा -200 माइनस माइनस प्लस 100, यानी -200 प्लस 100। जाहिर है इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा -100 जूल। तो -100 जूल आ गई है अंदरूनी तवानाई। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर केस में इस हरहरकियाती निज़ाम की जो अंदरूनी तवानाई है वो मनफी आएगी, वो निगेटिव आएगी। तो इस तरह से ये चीज़ साबित हो रही है कि अंदरूनी तवानाई कैन बी निगेटिव, यानी अंदरूनी तवानाई पॉजिटिव भी हो सकती है और वो निगेटिव भी हो सकती है। ओके, क्या वो ज़ीरो भी हो सकती है? तो डेफिनेटली हो सकती है। आइए देखते हैं उसका तीसरा केस, कि अंदरूनी तवानाई का सिफर होना। अब आप यहाँ पर देखिए, आपने इस मर्तबा एक ऐसा हरहरकियाती निज़ाम लिए जिसमें से 200 जूल एनर्जी निकाली गई। ओके, 200 जूल इसमें से हरारती तवानाई अगर आप इसमें से निकालते हैं और ये मान के चलो कि इसके ज़रिए जो किया गया काम है वो 200 जूल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हरारती तवानाई है वो पूरी की पूरी तवानाई काय में इस्तेमाल हो गई है, बैरूनी काम के अंदर, यानी Q भी 200 है और W भी 200 है। तो अगर आप यहाँ पर हरहरकियात का पहला कानून अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब आप गौर करो, Q की वैल्यू 200 है, W की वैल्यू भी 200 है, इसका मतलब वो हो जाएगा 200 माइनस 200, इसका मतलब फाइनल आंसर आएगा 0। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा एक कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करना चाहूँगा। मान लो कि जैसा पिछला केस था वैसे उस रूप में अगर हम बात करें कि मान लो कि हरारती तवानाई यहाँ पे निज़ाम से निकाल रहे हैं तो उसको निगेटिव लेना चाहिए, तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको निगेटिव ले लेंगे। तो अगर हमने Q को -200 जूल लिया तो हमको W को -200 जूल लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो काम है वो भी तो निगेटिव सेंस में हुआ, क्योंकि वो गैस तवानाई निकालने पर वो जो गैस है वो सिकुड़ेगी, उसका हजम कम होगा, तो W जो है वो तो निगेटिव जाएगा। इसका मतलब अगर हम Q को -200 लेते हैं तो W को भी -200 लेना पड़ेगा। ओके, और अब आप फिर से ये फार्मूला यूज़ करो, ये जो फार्मूला है डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, इसमें Q की जगह पर आप लेंगे -200 और W की जगह पर लेंगे -200, तो हो जाएगा -200 और माइनस माइनस प्लस 200। तो एक टर्म -200 आ गई, एक टर्म +200 आ गई, जाहिर है टोटल मिलाकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0, यानी इस पर्टिकुलर निज़ाम की जो अंदरूनी तवानाई है वो 0 रहेगी, यानी ना तो वो पॉजिटिव होगी और ना ही वो नेगेटिव होगी। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों जो केसेस हैं ये समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने
अगले सवाल के ऊपर। हमारा अगला जो सवाल है वो है दर्ज झैल इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। पहला पॉइंट है तशदीदी खुसूसियात और दूसरा है तौसीई खुसूसियात। अब देखिए तशदीदी खुसूसियात, जैसा नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे कहीं तो भी हम तशद्दुद की या शिद्दत की बात कर रहे हैं, और आमतौर पर शिद्दत या हिद्दत जो है उसके लिए वर्ड इंटेंसिव यूज़ होता है। मतलब तशदीदी खुसूसियात जो है इनको हम इंग्लिश में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहेंगे, और तौसीई खुसूसियात जो हैं तो तशदीदी खुसूसियात जो है इसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहेंगे, और तौसीई खुसूसियात जो है इसे हम एक्सटेंसिव खुसूसियात कहेंगे। आइए हम देखते हैं कि इनकी तारीफ़ें और इनकी दीगर वजाहत क्या है। सबसे पहले तशदीदी खुसूसियात या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब देखिए इसकी तारीफ़ बहुत ही आसान है। हर हरकियाती निज़ाम की वो तमाम खुसूसियात जो उस निज़ाम की साइज़ पर, मतलब उसकी जसामत पर मुनहसिर नहीं होती हैं, उनको तशदीदी खुसूसियात कहा जाता है। यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हर हरकियाती निज़ाम की साइज़ पर, यानी उसकी जसामत पर डिपेंड नहीं होती। ओके, अब जसामत पर या साइज़ पर डिपेंड नहीं होने का मतलब क्या है? तो आप देखिए, अगर आपने मान लीजिए कि आपने एक गिलास में पानी लिए और आपने उस पानी की कसाफत नोट डाउन किए। अब आप उसी पानी को एक बकेट में लो, और बकेट में लेने के बाद अब आप उसकी कसाफत मालूम करो। आप देखेंगे कि गिलास में छोटी सी मिकदार में जो पानी है उसकी कसाफत, और बड़ी सी बकेट के अंदर जो बहुत बड़ी मिकदार में जो पानी है उसकी कसाफत बिल्कुल सेम आएगी। ओके, इसी तरह से अगर आप एक गिलास पानी का दर्जा हरारत नोट करो, और फिर उसी पानी को आप, यानी उसी टाइप का जो पानी है उसको आप एक बकेट में लो बड़े पैमाने पर, और अब उसका टेम्परेचर नोट डाउन करो। आप देखेंगे उन दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा। तो एक चीज़ यहाँ ये समझ में आ रही है कि कसाफत, दर्जा हरारत, ये कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जिनका उसकी साइज़ से लेना देना नहीं है। अगर वो चीज़ कम है, यानी अगर साइज़ कम है तो भी ये जो खुसूसियात हैं ये बदलेंगी नहीं, बल्कि ये वही वैल्यूज़ पर रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होंगी। मतलब हर हरकियाती निज़ाम की वो तमाम प्रॉपर्टीज़, वो तमाम खुसूसियात जो उसकी जसामत पर डिपेंड नहीं होती हैं, उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ या तशदीदी खुसूसियात कहते हैं। ओके, अब इनकी जो मिसाल है तो आप देखिए, इनकी मिसाल है दबाव, दर्जा हरारत, कसाफत वगैरह। ओके, यानी ये कुछ मिसालें यहाँ पर दी गई हैं कि ये मिसालों से एक चीज़ समझ में आती है कि गैस का दबाव या गैस का दर्जा हरारत या उसकी कसाफत वगैरह वगैरह, ये सब की सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब ये सब तजदीदी खुसूसियात है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो उस सभी मिकदार की हालत पर डिपेंड नहीं होती हैं। ओके, इसलिए हम इनको तजदीदी खुसूसियात कहेंगे। सेकंड पॉइंट जो हमको देखना है वो है तौसीई खुसूसियात, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। आप देखिए, उर्दू जो लफ्ज़ है तौसीई, वो तौसी से बना हुआ वर्ड है, और तौसी जो है वो उसत से बना हुआ वर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं तो भी यहाँ पर हम उसतों की, यानी फैलाव का जिक्र करने वाले हैं, यानी साइज़ का जिक्र करने वाले हैं। तो ज़ाहिर डेफिनेशन क्या बनेगी? हर हरकियाती निज़ाम की वो तमाम खुसूसियात जो उस निज़ाम की जसामत, यानी उसकी साइज़ पर मुनहसिर होती हैं, उन सब को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ या तौसीई खुसूसियात कहते हैं। ओके, अब आइए इनकी मिसाल देखते हैं। तो आप देखिए, इनकी जो मिसालें हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपने एक गैस का हजम जो है वो बढ़ाया, तो डेफिनेटली जो गैस है वो फैलेगी और उसका हजम बढ़ जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हजम एक ऐसी चीज़ है जो उस मादे की मिकदार पे डिपेंड करती है
कि मादा कितना है। ओके, अंदरूनी तवानाई, अंदरूनी तवानाई। अब ये जो अंदरूनी तवानाई का जो मैटर है, तो आप देखिए ये भी उसकी क्वांटिटी पर, उसकी जसामत पर डिपेंड करेगा। अगर जसामत कम है तो उसमें सालमात कम होंगे, और अगर सालमात कम होंगे तो उनकी तवानाई बिल हरकत जो है वो एक दूसरे से टकराने की वो कम पड़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अंदरूनी तवानाई जो है वो भी एक जसामत पर डिपेंड होने वाली एक तबई मिकदार है, इसलिए हम उसको भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में लेंगे, यानी तौसीई खुसूसियात में। इसी तरीके से आप देखिए किसी निज़ाम में जो कमियत होती है, मास जो होता है, तो वो भी तौसीई खुसूसियात यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि कमियत उस निज़ाम उस निज़ाम की जो जो जसामत है वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। अगर अगर निज़ाम छोटा है तो कमियत कम, और अगर निज़ाम बड़ा है तो कमियत ज़्यादा। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि हजम, कमियत, अंदरूनी तवानाई वगैरह ये सब तौसीई खुसूसियात होती हैं, क्योंकि ये हजम पर, ये साइज़ पर जसामत पर मुनहसिर होते हैं। ओके, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज का ये पूरा कंप्लीट लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा और आपने मेन पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। चलिए आज के इस लेक्चर में हम अब यहीं रुक जाते हैं, और इंशाल्लाह बाकी जो पॉइंट्स हैं उनके साथ हम अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप स्टडीज़ करते रहिए, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।